नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इग्नू स्कॉलर में। ये इसका दूसरा भाग है। जो हमने एक पहला वीडियो बनाया है इग्नू पीवाईक्यूज़, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इग्नू के, उनका कैसे एग्ज़ाम में यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपलोड। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे देख लीजिए। ठीक है, उसमें हमने समझाया है कि इसमें ऑडियो क्यों नहीं है। जो भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन अपलोड किए हैं, जो सॉल्व पेपर अपलोड किए हैं, जो मॉडल आंसर्स अपलोड किए हैं, उनके उनमें ऑडियो क्यों नहीं है। ठीक है, और उन्हें उनमें आंसर क्यों नहीं समझाया गया है, और जो लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको लेके भी हमने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है इस पर क्लिक करिए और जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2 क्वेश्चन और। ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम के जो अपलोड किए थे उनसे डिस्कस कर रहे हैं, और जो सब्जेक्ट भी है वो तो जो कॉमनली नहीं है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, ये BPCG 174 के जो क्वेश्चंस हैं, जो साइकोलॉजी एंड मीडिया करके एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके 2 क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। बस ये रेलेवेंट होगा कि कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें क्वेश्चन से वो जो मैटर है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि कोई भी आंसर होगा उसके 3 पार्ट होंगे। ठीक है, उसके 3 पार्ट होंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैक्सिमम हाफ पेज का होगा, या 1 पेज भी चला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लिखना है। ठीक है, यही हाल कंक्लूजन का होगा, 1.5 से 2 पेजेस के बीच में होगा। बाकी जो होती है हमारी बॉडी होती है। तो इंट्रो तो हमेशा हमें जो भी क्वेश्चन है उसमें से देख लीजिए, जो कीवर्ड है उसको डिफाइन करके उसकी डेफिनेशन देके उसकी परिभाषा बता के हम कर देते हैं। और कंक्लूजन क्या करते हैं, जो भी हमने बॉडी में लिखा है उसको समअप करके उसे 3-4 लाइन, 5 लाइन में, 6 लाइन में, 1 पेज में उन्हें समअप कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। किस क्षेत्र में? शिक्षा का क्षेत्र। किसकी? मीडिया की। क्या? भूमिका। इसका वर्णन करना है। तो इसमें जो 2 मेन वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, एक शिक्षा का क्षेत्र है, दूसरा है मीडिया। लेकिन यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है वो मीडिया है, क्योंकि जो मीडिया के रोल की बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आंसर। मीडिया की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और यह ज्ञान प्राप्ति और साझा करने के तरीके को इसने सुधार दिया है। ठीक है, टेलीविज़न, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न रूपों में मीडिया शिक्षा के मंच को परिवर्तित कर चुके हैं। जैसे यूट्यूब है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक एंटरटेनमेंट का जो मीडियम था वो भी शिक्षा का मीडियम बन चुका है। या फिर अगर आप फेसबुक वगैरह भी खोल के देखेंगे तो उनमें भी लोग कुछ ना कुछ एजुकेशनल चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। अभी डिपेंड करता है कि कौन किस प्लेटफॉर्म को किस रूप में यूज़ करता है। ठीक है, तो जो जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया, मीडिया के कई प्रकार होते हैं। डिजिटल मीडिया भी होता है, प्रिंट मीडिया होता है, जैसे न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया हो गई। तो मीडिया की भूमिका शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और ये ज्ञान प्राप्ति और साझा करने के तरीके को सुधार दिया है। टेलीविज़न, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे विभिन्न रूपों में मीडिया शिक्षा के मंच को परिवर्तित कर चुके हैं। यह विभिन्न माध्यमों द्वारा ज्ञान की पहुँच, ठीक है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ज्ञान की पहुँच है, ज्ञान तक पहुँच है, उसको बढ़ा दिया है इसने। पहले हमें जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक अगर कुछ भी जानना होता तो हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, घंटों किताबें पलटनी पड़ती थी। अब कीबोर्ड में 10 सेकंड में आप टाइप कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ज्ञान की तक जो पहुँच है वो बढ़ा दी है। इंटरैक्टिव शिक्षा अनुभव, ठीक है, जो इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस है। अब क्या है कि ये मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। आप हो सकता है 2-4, 10, 100, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हों, लेकिन फिर भी आप इसको देख पा रहे हैं। इंटरैक्टिव है, मैं वॉइस से समझा रहा हूँ, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, तो विजुअली भी है, तो ये काफ़ी इंटरैक्टिव है। ठीक है, तो इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस है। और वैश्विक संबंधिता, ठीक है, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है देशों के बीच में। अभी हम दुनिया के किसी भी छोर में बैठे हुए किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी बैठा हुआ टीचर पढ़ा सकता है। ठीक है, हम लोग यूट्यूब में जनरली जो स्टैनफोर्ड वगैरह के लेक्चर्स वगैरह वो भी कभी कभी देखते हैं, तो जो टीचर है वो कहाँ, यूएस में बैठा हुआ, और यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा दिया है। तो ये बहुत ही वेग सी चीज़, मतलब हल्का सा इंट्रोडक्शन है। इतना पार्ट जो है इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है कि इनकी जो भूमिका के लिए, ठीक है, तो कुछ मुख्य पहलू होंगे भूमिका जो डिसाइड करेंगे। जैसे पहला है जानकारी की पहुँच। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन तक जो पहुँच है लोगों की उसे बढ़ा दिया है। ठीक है, एक पहलू ये है। चलिए इस वीडियो में पहलू देख लेते हैं। पहले जानकारी तक पहुँच बढ़ा दी है। दूसरा है अद्यतन शिक्षा अनुभव। ठीक है, जो इन्हांस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस है, मतलब कि जो
पहले सीखने में कोई भी चीज़ सीखी जा रही है, लर्न की जा रही है, तो वो समझने के लिए वो नहीं होते थे। मतलब आज की डेट में वीडियो दिखा के समझा देते हैं। जैसे हमें ये देखना है कि जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कैसे होता है, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो आज की डेट में वीडियो दिखा के आपको ये बताया जा सकता है कि ये सूरज है हमारा, ये हमारी अर्थ है, ये आ गया मून बीच में, मून की परछाई पड़ने लगी तो जिस एरिया में पड़ रही है वहाँ पे चंद्र ग्रहण, वो सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। तो ये अब एक वीडियो के द्वारा समझाया जा सकता है। तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो शिक्षा का अनुभव है, वो बढ़ गया है। इसमें ये जो आंसर अपलोड किए गए हैं, इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। जैसे ये अगली बार से कोशिश करेंगे, अद्यतन अद्यतन का जनरली नहीं मतलब पता होगा। आगे से कोशिश करेंगे कि या तो जो सिंपल वर्ड्स हैं वो यूज़ करें, अगर सिंपल नहीं यूज़ कर सकते हैं तो उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको भी ब्रैकेट में डाल दिया जाए, ठीक है। तीसरा है वैश्विक संबंधिता, ठीक है। तो जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है इसको भी इसने बढ़ा दिया है, ठीक है। चौथा है रचनात्मकता और सृजनशीलता। तो जो क्रिएटिविटी है लोगों की, ठीक है, अब नए नए तरीके डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको इसने बढ़ा दिया है। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये हमें मिल गए। जो हमें नोट डाउन करना है, नोट डाउन तो सिर्फ यही करना है, ये सब तो आप अपनी समझ से लिखेंगे, ठीक है। जो नोट डाउन करना है, जो पॉइंटर्स बनाने हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनानी है, जो ऐसे पॉइंटर्स के फॉर्मेट में लिखना है 1 2 3 4 करके, तो इसमें पहले लिखेंगे जानकारी तक जो पहुँच है वो बढ़ा दी है। दूसरा ये है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा दिया है। तीसरा है कि ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। और चौथा ये है कि जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। आप ये अपने मन से पढ़ लीजिएगा, इसमें डिफाइन किया हुआ है जो ग्लोबल कनेक्टिविटी जो संबंधिता है उसको कैसे, जो सारी सीमाएं हैं, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उनको तोड़ते हुए जो कनेक्टिविटी है उसको जोड़ दिया है, ठीक है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा या वेबिनार के माध्यम से छात्रों विशेषज्ञों, शिक्षकों और छात्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का। यह उन्हें विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों के साथ संवाद करने और समझने में सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस बढ़ कैसे गया है, मीडिया गतिविधियों, इंटरेक्टिव और अनुभवशील शिक्षा अनुभव को संभव कराती है। शिक्षात्मक वीडियो, प्रयोगशालाओं और वर्चुअल रियलिटी के उपकरण, ठीक है। तो वो जो हेडसेट आता है, हेडसेट लगाने के बाद ऐसा फील होता है कि जो मतलब रियलिटी में हो रहा है। दो रियलिटी होती है, एक वर्चुअल रियलिटी होती है, एक वीआर होता है, दूसरा एआर होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो इन सब से क्या है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ गया है, जो शिक्षा अनुभव है वो बढ़ गया है, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ी है लोगों की। मीडिया शिक्षा के माध्यम से छात्रों की रचनात्मकता और सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। छात्रों को फिल्म निर्माण, ब्लॉग लेखन, प्रेजेंटेशन और सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों को साझा करने के अवसर मिलते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन्हें बस आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए बस। और बाकी फिर आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी कि आप इसको कैसे एग्जाम में एक्सपेंड करते हैं। आपके पास 40-50 शब्द हैं, आप उन्हें कैसे 400 शब्दों में एक्सपेंड करते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर बाकी कंक्लूजन आ गया, ठीक। मीडिया की भूमिका शिक्षा क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोलती है, छात्रों को समृद्ध और उद्यमी शिक्षात्मक अनुभव प्रदान करती है और शिक्षा में अत्यंता इन्हांस्ड हो, इसका मतलब होता है बढ़ा हुआ, ठीक है। और वैश्विक संबंधितता को बढ़ावा देती है, ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। मीडिया के सकारात्मक उपयोग के माध्यम से छात्रों की सृजनशीलता, ज्ञान प्राप्ति और संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे उनका शिक्षात्मक अनुभव सुगम, रोचक और प्रभावशाली होता है। ये सब फ्लावरी लैंग्वेज है, ये आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज़ कर लीजिए। बस ये कंक्लूजन जरूर लिखिए, इससे जो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम को डिज़ाइन करने के चरणों की व्याख्या कीजिए। क्या चरण, स्टेप्स जो होते हैं, ठीक है, कि पहले स्टेप में हम ये करेंगे, दूसरे में ये करेंगे, तीसरे में ये करेंगे, चौथे में ये करेंगे, फाइनली हम ये करेंगे, ठीक है। तो उनके जो चरण होते हैं, प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम, ठीक है। ऐसा विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, जो भी आप ऐड देखते हैं वो प्रभावी हो, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइल्ड स्टोन के एड्स हैं, मैन विल बी मैन, ठीक है। तो वो इतने प्रभावी हैं कि हम जानते हैं ऐड है, फिर भी हम उसे पूरा देख जाते हैं, हम इसके बटन नहीं दबाते यूट्यूब जो है, ठीक है। तो जो अपने विज्ञापन उनको प्रभावी बनाने में क्या स्टेप्स होने चाहिए, उनको उनकी व्याख्या कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको याद क्या करने हैं, ये जो स्टेप्स हैं ये रटने हैं। ये जो है ये सब आप अपनी क्रिएटिविटी से भरेंगे, ठीक है। ये रहा इंट्रोडक्शन, यहाँ 2 लाइन में दिया गया है, इसको और एक्सपैंड करके आपको एग्जाम में लिखना होगा। एक प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम, आप विज्ञापन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, शुरू में कि विज्ञापन क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है, ठीक है, ये आप इंट्रो में बता सकते हैं। इसके अलावा फिर जब बॉडी में आएंगे तो उनके चरण बताएंगे, ठीक है। तो मुख्य चरण क्या क्या हैं, पहला स्पष्ट विज्ञापन उद्देश्यों का निर्धारण, मतलब जो क्लियर ऑब्जेक्टिव हैं वो आप सेट कीजिए कि आप मतलब बनाना क्यों चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप जो देखने वाला है उससे क्या आशा कर रहे हैं, उसका आपके ये चाहते हैं कि वो ये ऐड देखने के बाद जो आपका डीओ है, जो आपकी सोप है, साबुन है, जो भी है आपका, ये वो ख़रीद ले, ठीक है। तो उसका आपको
हृदय परिवर्तित करना है, ठीक है। तो ये पहले आपको खुद पता होना चाहिए, तब आप दूसरे को बता पाएंगे, ठीक है। तो पहला चरण होता है विज्ञापन अभियान के उद्देश्यों को परिभाषित करना। इसमें मांगी गई परिणामों की पहचान करना शामिल होता है, जैसे कि ब्रांड जागरूकता में वृद्धि, बिक्री बढ़ाना, क्या करना चाहते हैं, या कुछ होते हैं जो अपनी ब्रांड की जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। उद्देश्य छिपा हुआ भी हो सकता है, सूडो भी हो सकता है। जैसे देखिए जो किंगफिशर के ऐड आते हैं, किंगफिशर का मेन काम क्या है, पानी बेचना नहीं है, वाटर बेचना नहीं है, लेकिन वो मिनरल वाटर का ऐड करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी जो बियर आती है उसका ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका ऐड करना अलाउड नहीं है इंडिया में, इसलिए ये इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो जो उद्देश्य है उसका पता होना चाहिए कि ये तो आप नया उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका स्पष्ट उद्देश्य पूरे विज्ञापन कार्यक्रम के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है क्या होगा, लक्ष्य दर्शकों की पहचान करना। जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको आइडेंटिफाई करना, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, लड़का है, लड़की है, ठीक है, मिडिल इनकम है, जो गरीब वर्ग है उससे आते हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस कौन है, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है कि प्रभावी संदेश विकसित करना है, एक कंपेलिंग मैसेज जो आदमी को मजबूर कर दे, वो भले ही ना सुनना चाहता, उसके पास टाइम ना हो, लेकिन उसको लगे कि नहीं यार बस 10 सेकंड इसको देख लेता हूँ, ठीक है। और क्या होगा, उसने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5वीं बार वो जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है, वो मान लीजिए अभी डीओ नहीं यूज़ करता है पर उसने ऑफिस जाना स्टार्ट किया, अब उसे डीओ यूज़ करना है, तो उसके दिमाग में वो किस कंपनी का डीओ खरीदेगा, 90% चांस यही है कि अगर उसने वाइल्ड स्टोन का ऐड देखा है तो वो वाइल्ड स्टोन का ही खरीदेगा, ठीक है। तो जो संदेश है ये आपका कंपेलिंग होना चाहिए, आदमी को मजबूर कर दे, ठीक है। सही विज्ञापन माध्यम चुनें, आप किस मूड से विज्ञापन दे रहे हैं ये चुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मतलब टीवी पे ऐड दे रहे हैं पर अगर आपकी ऑडियंस जो है वो टीवी में है ही नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर में दे रहे हैं पर जो आपके जो ऑडियंस है जिन्हें वो चीज़ खरीदनी चाहिए, जिस तक वो बात पहुंचनी चाहिए, वो न्यूज़पेपर पढ़ती ही नहीं है ऑडियंस, ठीक है। तो जैसे यूट्यूब सभी देखते हैं, तो एक बहुत इफ़ेक्टिव माध्यम है ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। तो जो आपका सही माध्यम है, जैसे यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग है वो महंगी है, लेकिन अगर यही द हिंदू में देते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में देते हैं, ठीक है, तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं इनमें ये तो मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं, 90% जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ये पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे दे सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल बात सही बात है, पर जो उनकी मेन है वो अगर इनमें देते हैं तो उनकी टारगेट ऑडियंस तक ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा, ठीक है। वो अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीद रहे हैं, वो नाम देख रहे हैं, पर जब वो टेस्ट सीरीज़ खरीदने जाएंगे तब उनके नाम पर दृष्टि ही आएगा, क्योंकि वो दृष्टि का ऐड देखते आए हैं, वो विकास देवी कीर्ति सर की वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो सही विज्ञापन का माध्यम चुनना ज़रूरी है, ठीक है। और जो रोचक सृजनात्मक तत्व बनाएं, जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत क्रिएटिव होने चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि घिसा पिटा सा ऐड है जिसमें आपने जैसे कंट्री डिलाइट का ऐड देखते हैं आप यूट्यूब में, तो क्या होता है कि हम बस वेट करते हैं कि ये 5 सेकंड पूरे हों और हम स्किप का जो बटन है उसको दबाएँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें कोई आके बोले कि अरे नहीं भैया सुबह सुबह दे जाते हैं, बहुत अच्छी सब्जी रहती है, बहुत अच्छा दूध रहता है, बहुत नारियल में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, दुनिया भर की चीज़ें बताएंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जो उसके एलिमेंट्स होने चाहिए वो थोड़ा क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। नियमित मॉनिटरिंग और संशोधन, अब एक ऐड बना दिया लेकिन उसके बाद ये भी तो देखना है कि ये सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, अगर कोई कमी रह रही है तो उसको संशोधन भी करना है। पता चला हमने पहले दे दिया था, न्यूज़पेपर में दे दिया था, ठीक है, न्यूज़पेपर में दे दिया था पर वहाँ से हमारे वो नहीं आए, तो हम इसको बदल के यूट्यूब पे ले जाएंगे या फिर हम टीवी में ले गए, ठीक है। तो उसमें जो नए चेंजेस करने हैं, अगर कोई जो हीरो था हमारा ये नहीं काम कर पा रहा था तो फिर हम अक्षय कुमार को लेके आए, ठीक है। तो ये जो मॉनिटरिंग ये स्टेप होता है, छठवां स्टेप क्या होता है, मॉनिटर करना और संशोधन करना और प्रभाव का मूल्यांकन, इसका क्या इफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, निगेटिव हुआ है, कितने परसेंट हुआ है, 80% हुआ है, 10% हुआ है, 0% हुआ है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा आपके ऐड से, इसका भी मूल्यांकन, इसका भी इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, ठीक है। ये सातों स्टेप्स आपने लिख दिए, इन्हें आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। पर आप याद क्या करेंगे, आप जो इस क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो आप सिर्फ और सिर्फ ये 7 स्टेप जो है, 7 एक दो करके इस तरह 7 पॉइंट बस आप एक शॉर्ट नोट में, एक पेपर में, एक आधे पेज में नोट डाउन करेंगे, इन्हें रटेंगे। अगर चरणों पे क्वेश्चन आता है प्रभावी विज्ञापन के बनाने में तो फिर आप इन्हीं 7 पॉइंट में से 4 पेज 5 पेज भरेंगे, ठीक है। और ये जो कंक्लूजन है ये भी इन सबको
मर्ज करके बनेगा कि एक प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम डिजाइन करने के लिए उपरोक्त चरणों का पालन करना आवश्यक होता है। यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन अभियान सफल होगा कि नहीं, दर्शकों को प्रभावित करता है और उद्योग में बढ़ोतरी करता है। ये सब बराबर, ये सब जो भी आपने लिखा है उसको कुछ भी करके पेज भर दीजिए, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ बॉडी पार्ट में ध्यान देना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा लिखिएगा जिससे कि थोड़ा सा अच्छा एग्जामिनर पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आपको ऐसा है कि नहीं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है भैया जो हमें पढ़ा दो, ठीक है, तो आप ये भी बता दीजिए अगर पॉसिबल हो पाएगा। वैसे भी टाइम बहुत कम है, अगर आगे के जो पेपर्स हैं उनके लिए आप बताएंगे 1 2 3 4 कोई भी टॉपिक होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे जो एक ह्यूमन कैपेसिटी में किया जा सकता है अपना बाकी काम करते हुए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा करने के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।